हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बायोमॉलिक्यूल का सब टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखने वाले हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका हमारे बॉडी में यूज़ क्या होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ठीक, तो देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमको कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और क्या है, और हाइड्रेट्स। देखो कार्बो, यहाँ पे कार्बो का मतलब समझिएगा कि कार्बन, कार्बन हो गया। उसके बाद ये जो हाइड्रेट्स है ना, ये जो हाइड्रेट्स आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो मतलब कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल के मिक्सचर को हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट तो बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ कार्बन उठाया वाटर मॉलिक्यूल को मिक्स कर दिया ऐसे वो कार्बोहाइड्रेट बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि देखो कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में जो भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना, उनका एक फिक्स रेशियो होगा। क्या होगा, उनका एक फिक्स रेशियो होगा। ऐसा नहीं कि रैंडम कितना भी कार्बन उठा लो और कितना भी तुम वाटर मॉलिक्यूल उठा लो और वो जो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं होता है। उनमें एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, तभी जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट्स बोले जाएंगे। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो हमेशा जो है, रेशियो आपका जो हमेशा रहेगा वो CnH2n के रेशियो में रहेगा, CnH2n के रेशियो में रहेगा। मतलब अगर कार्बन जो है, कार्बन मॉलिक्यूल अगर आपका 1 है, n के बराबर जो है, अगर हम लोग लिख दे 1, अगर कार्बन का मॉलिक्यूल 1 होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल भी कितना होगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब एक कार्बन का मॉलिक्यूल है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे n की जगह पे 1 रख के देखो तो C1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, 1 रख दिया हमने, तो क्या बन गया, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो है। लेकिन एक्चुअली में एक कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है, एक कार्बन का कोई भी कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं बनेगा। कभी भी जो है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मिनिमम हमको, कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मिनिमम हमको जो है, मिनिमम हमको 3 कार्बन मॉलिक्यूल की जो है आवश्यकता होती है, या फिर कह सकते हो 3 कार्बन एटम की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, अगर 3 कार्बन एटम की आवश्यकता हो रही है हमको कभी भी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो 3 कार्बन की आवश्यकता है, तो भाई 3 वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में चाहिए होंगे, तभी जाकर के एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं एक बार। देखो कार्बन, अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। तो CnN के बराबर क्या रख दिया हमने, n के बराबर 3 रख दिया, तो ये भी n क्या हो जाएगा, ये भी n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमने कार्बन के सामने 3 लगाया और वाटर मॉलिक्यूल को जो है ब्रैकेट में रखा, और फिर उसके साथ में यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, और 3 क्या हो गया, 3 आपका वाटर मॉलिक्यूल भी हो गया, 3 आपका वाटर मॉलिक्यूल भी हो गया। तो अब ये दोनों को देखें, अगर ओपन कर देते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, कार्बन 3 रह गया, और वाटर मॉलिक्यूल को ओपन कर दो तो वाटर के साथ में जब ये ओपन होगा तो 3 जो है आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, एक ही है, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 है, और उसके साथ में जो है ये 3 जाकर के मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन के साथ में भी। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाता है, हाइड्रोजन 2 था, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये देखिए C3H6O3, C3H6O3 ये क्या हो जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसको हम लोग जो है एक कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, ये एक क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ये सबसे छोटा या फिर कह सकते हो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ये, इससे छोटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है कि मिनिमम कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन मॉलिक्यूल होने ही चाहिए। मैक्सिमम वो कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो है हम लोग को यहाँ पर जो है मिनिमम 3 को लेकर के देखना है, और मैक्सिमम 7 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, या फिर कह सकते हो 7 एटम ऑफ कार्बन के मिले हुए जो है मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग,
कार्बोहाइड्रेट्स बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है हमको 7 तक देखना है, उसके आगे हमको नहीं देखना है। वैसे भी हम लोग जो है मेजरली जो है या फिर मैक्सिमम टाइम पे हम लोग जो है 6 कार्बन तक का ही जो है मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, या फिर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सॉरी माल्टोज नहीं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। माल्टोज तो आपका डाइसैकेराइड होता है, उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो ये जो ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज है, और आपका जो मैंने क्या बताया अभी तीसरा गैलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं, ये मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। अभी मोनोमेरिक यूनिट आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। ये सब जो है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या फिर कह सकते हो 6 एटम ऑफ कार्बन मिल करके, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आपको यहाँ पे समझा रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन। और यहाँ पर कितने कार्बन और कितने वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, और तीन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बन और वाटर का जो मिक्सचर होता है, ये एक क्या होता है, ये एक निश्चित रेशियो में होना चाहिए, एक फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप जो है कितने भी रेशियो में आप मिक्स कर दो इसको, ठीक। तो एक फिक्स नंबर होता है जिसमें जो है इनका जो है मिक्सचर बनता है। और वो मिक्सचर बनाने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया, इसको क्या बोलते हैं, CnH2n, जो कि क्या होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एक इंपीरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर n को जो है आप रिप्लेस करते जाएंगे नंबर से, तो ये क्या बनता जाएगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनता जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैंने बता दिया था, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। क्या था एग्जांपल भाई, देख लीजिए। देखो ये एग्जांपल यहाँ पर दिया था मैंने, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या है, ग्लूकोज, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो देखो n की जगह पे हमने क्या रखा, ये n ही है ना, n की जगह पे हमने 6 रखा, यहाँ पे n की जगह पे हमने 6 रखा, ठीक है। अब ये 6 के लिए जो है हमने ब्रैकेट जब ओपन किया तो क्या बन गया, C6H12O6 बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोल देते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन के दिख गया आपको, यहाँ पर बना के दिखा दिया मैंने आपको। ये क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर उनके केमिकल नेचर को देखा जाए, जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर उनके केमिकल नेचर को देखा जाए, तो केमिकली जो है वो लोग क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। इसको समझिएगा भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, मैंने आपको बताया मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, तभी जाकर क्या बनाएगा वो, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर पाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो केमिकली जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझिएगा। अब भाई 3 कार्बन है तो वैसे भी क्या हो गए, ये एक कह सकते हैं एक प्रकार का पॉलीमर ऑफ कार्बन हो गया। पॉली है ना, पॉलीमर ऑफ कार्बन, पॉलीमर ऑफ कार्बन हो गया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करें तो हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। क्या होता है, OH ग्रुप। देखो एक OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, एक OH ग्रुप यहाँ लगा दिया, एक OH ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, एक प्रकार का जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन हो गया कि नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ लीजिएगा, पॉली मतलब ढेर सारी जगहों पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा, उसी को बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, या फिर क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, देखो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे इसमें, और कुछ भी नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे। देखिए कैसे ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, कार्बन के साथ में एक यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा और एक क्या रहेगा H, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप बोल देते हैं। तो इसी में जो है, जो मैंने यहाँ पर चेन बनाया, यहीं पर जो है आप एक बना कर देख लीजिए कि कैसे बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक O लगा दिया मैंने, एक H लगा दिया, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर देखो ये एक OH ग्रुप था, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन तो लगा ही रहेगा, क्योंकि कार्बन के साथ में कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3 कार्बन का क्या हो गया,
ये एक कार्बोहाइड्रेट है और ये केमिकली कैसा है, एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड समझ में आ रहा है ना कैसे है, क्योंकि एक इसके साथ में क्या हो जा रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो केमिकली हम लोग अब इसको बोल सकते हैं कि नहीं, जो केमिकली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि चलो एल्डिहाइड तो आपको समझ गया। एल्डिहाइड देखो यहाँ पर मैंने बना के भी दिखाया है आपको कैसे, देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या बन जाता है, डाई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और एक लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एक प्रकार का जो है शुगर है या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका केमिकल नेचर कैसा है, एल्डिहाइड है। वहीं पर देखते हैं दूसरा बता रहा था मैं, कीटोन होते हैं। कीटोन के लिए भाई, कीटोन का ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, n नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ लग जाते हैं, n नंबर ऑफ कार्बन इस तरफ लग जाते हैं। n नंबर से क्या मतलब होता है, n नंबर से मतलब कितना भी नंबर आप कार्बन का लगा सकते हैं, 2 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कितना भी कार्बन आप लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को जो हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। तो वही यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा 3 मैंने कार्बन लगा दिया, देखो 3 कार्बन मैंने लगा दिया। अब भाई OH ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी हमको बताना है कि भाई OH ग्रुप लगा दिया हमने। अब लास्ट में देखो कभी भी कीटोन ग्रुप जो होता है वो 2 कार्बन या फिर कह सकते हो 3 कार्बन के बीच वाला, जो 3 कार्बन में जो बीच वाला कार्बन होगा उसी के साथ में कीटोन ग्रुप बन सकता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ही कैसा था, कीटोन का स्ट्रक्चर ही, कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर ही कैसा था, ऐसा था। अब यहाँ पर मैंने n नंबर ऑफ कार्बन लगाए, यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन लगाए। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं किनारे बनाना चाहता तो किनारे कीटोन बन पाता क्या, किनारे कभी भी ये कीटोन नहीं बन सकता है। इसी वजह से हमको बीच वाले ग्रुप में क्या करना होता है, कीटोन ऐड करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या बन गया, एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का 3 कार्बन का है ना, ये एक प्रकार का ये भी क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसका केमिकल नेचर कैसा हो जा रहा है, इसका केमिकल नेचर है कीटोन। क्या है, कीटोन। तो केमिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कीटोन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं केमिकली, ठीक है। उसके साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी आपको जोड़ना है जोड़ो, नहीं जोड़ना कोई बात नहीं, लेकिन वो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। और सिंपली कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 3 कार्बन से छोटा हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम 3 कार्बन से छोटा नहीं होगा तो भाई एक कार्बन पे कोई ग्रुप लगा दो और 2 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका ऑलरेडी अटैच ही होगा। तो क्या बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये बन गया, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो आप क्वेश्चन जो है डाउट में कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको जो है या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताऊंगा आपको, ठीक। तो आगे देखिए, देखो ये कीटोन था, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोला, इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोन को एसीटोन भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको यहाँ पर समझाने के लिए काफी थे कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एल्डिहाइड क्यों होते हैं और कीटोन कैसे होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो जो क्या बताना चाह रहा है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो है जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जैसे 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो गया, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, 5 6, ये सब क्या होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इनको बोला जाता है, ठीक है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल होते हैं तो उसकी वजह से, वाटर सोल्यूबल होने की वजह से अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब पानी में घुल रहा होगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका टेस्ट हमेशा ही स्वीट होगा। अगर वो घुलेगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर वाटर में घुल रहा होगा तो उसका टेस्ट हमेशा स्वीट होगा, मीठा होगा, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं और उसकी वजह से उनका टेस्ट कैसा आता है, उसकी वजह से उनका टेस्ट स्वीट आता है, मीठा आता है उनका टेस्ट, ठीक है, मीठा आता है उनका टेस्ट। इसी वजह से इनको हम लोग जो है शुगर भी बोल देते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग शुगर भी बोल देते हैं। तो हम सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो पानी में घुलनशील होते हैं और वो टेस्ट में कैसे आते हो, मीठे आते हो, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, शुगर बोल देते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही, जो शुगर हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड कंटेन मिनिमम 3 कार्बन एटम। देखो 3 कार्बन एटम वो कंटेन कर सकता है या फिर 7 कार्बन एटम जो है वो कंटेन कर सकता है जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा। मैंने बताया ना आपको कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल बनाएगा वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और मैक्सिमम मैंने बताया 7, 8, 9 हो सकते हैं। हमको यहाँ पर जो है 7 तक ही पढ़ना है, उसमें भी ज्यादातर हमको 6 ही पढ़ना होता है कि 6 कार्बन का बना हुआ जो है ज्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमको पढ़ने होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों बताया हुआ है। 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, पीछे हम लोगों ने देखा था 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे थे हम लोग, एक तो था क्या था, ट्राईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, क्या था, सॉरी क्या था, डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था। पीछे देखा था हम लोगों ने, डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, दूसरा एक था, और दूसरा क्या था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था। एक डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का ही तो है, ठीक है, 3 कार्बन का है। और ये क्या है, एक प्रकार का शुगर होता है। शुगर को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मली देखो हम लोग अगर ग्लूकोज देखते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, पीछे उसको भी देखा था, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो 6 कार्बन होने की वजह से ग्लूकोज को हम लोग हेक्सोज भी बोलते हैं। ओज जो शब्द है, जो ओज जो ग्लूकोज में, जैसे देखो ग्लूकोज में जो ये ओज शब्द आ रहा है, ये क्या क्या कह सकते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं ना, जो सफिक्स आ रहा है ओज, तो वही ओज को उठा करके यहाँ पर 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्राइओज बोलते हैं। वही ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सोज। हेक्सो मतलब क्या होता है, 6, ठीक है, हेक्सो मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे ग्लूकोज को हम लोग हेक्सोज बोल देते हैं, तो वैसे यहाँ पर हम लोग जो है 3 कार्बन वाले शुगर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राइओज बोल देते हैं। अब ट्राइओज कैसा हो सकता है, ट्राइओज जो है डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है या फिर डाईहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। यहाँ पर कीटोन का एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पर आप एल्डिहाइड का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें अगर तो भाई यहाँ पर देखो 7 कार्बन के मॉलिक्यूल का जो है एक कार्बोहाइड्रेट बनाया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टोज बोलते हैं। और उसका केमिकल नेम क्या होता है, या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर नेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर नेम है सेडोहेप्टोज। क्या है, सेडोहेप्टोज। आईयूपीएसी नेम में या कहाँ, आईयूपीएसी नेम अगर आप देखोगे तो इसका नाम होता है हेप्टोज। और वही अगर जो है मॉलिक्यूलर नेम अगर इसका हम लोग देखते हैं या फिर केमिकल नेम देखते हैं, जनरल नेम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेडोहेप्टोज। क्या है, सेडो, SEDO हेप्टोज, सेडोहेप्टोज। ये 7 कार्बन का बना हुआ होता है, 7 कार्बन, C7H14O7, C7H14O7। अब यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला ये सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2ON को ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जितना कार्बन होगा उतना ही क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। C7H14O7, ये क्या बन गया, सेडोहेप्टोज। तो सेडोहेप्टोज क्या है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल है, कितने हैं, 7 है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायोज कितने से बना हुआ है, 3 कार्बन एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं भाई वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और उनका टेस्ट कैसा होगा, उनका टेस्ट स्वीट होगा, ठीक है, उनका टेस्ट स्वीट होगा। और उनको बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन या फिर मैक्सिमम 3 कार्बन से लेकर के मैक्सिमम 7 कार्बन के एटम्स जो है उसके अंदर पाए जा सकते हैं, और वो क्या बनाएगा, एक सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब समझिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब जो है, मान लीजिए कोई एक जार है, ये क्या है, कोई एक जार है, इसके अंदर जो है हम लोगों ने कोई शुगर सोल्यूशन या फिर कह सकते हो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रखा है हमने, कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जब भी हम कभी जो है इसके ऊपर कोई भी पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं, कोई भी पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं, तो ये जो शुगर सोल्यूशन है या फिर कह सकते हो कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन होता है, ये लाइट को किसी डायरेक्शन में बेंड कर देगा, किसी न किसी डायरेक्शन में क्या कर देगा, बेंड कर देगा। ये क्या है, लाइट है, लाइट वो भी कैसी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है,
क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। अब पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है, ये बेंड कर दे रहा है, बेंड इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मतलब, एनी डायरेक्शन का मतलब हो गया या तो राइट में बेंड करा देगा, या तो क्या कह सकते हैं, या तो लेफ्ट में बेंड करा देगा, या तो राइट में बेंड कराएगा या तो लेफ्ट में बेंड करा देगा। तो अगर कोई भी शुगर सोल्यूशन या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लाइट को किसी भी डायरेक्शन में बेंड कराए, किसी भी डायरेक्शन में बेंड कराए, बस बेंड कराना चाहिए, तो अगर वो बेंड करा रहा होगा तो ऐसे सोल्यूशन को जो हम लोग बोल देते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है सोल्यूशन होता है, या फिर कह सकते हो ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, राइट या लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा दे रहा होगा, बेंड करवा दे रहा होगा लाइट को, लेकिन अब पर्टिकुलरली जो है कौन सा सोल्यूशन लाइट को किस डायरेक्शन में मूव करवा रहा होगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से किधर भी करवा रहा है। ठीक है, कोई जो फिक्स सोल्यूशन होगा या फिर कह सकते हो फिक्स कार्बोहाइड्रेट जो है लाइट को फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि किधर भी एक, मतलब कह सकते हो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ग्लूकोज कभी भी जो है पोलराइज्ड लाइट को कभी राइट में मूव करवा रहा होगा, कभी लेफ्ट में बेंड करवा रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक ठीक, अगर जो ग्लूकोज है वो कभी भी ग्लूकोज मतलब एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एक बार जो पहली बार उसने लेफ्ट में मूव करवाया होगा, उसको लेफ्ट में बेंड कराया होगा, तो लेफ्ट में ही बेंड करवाएगा, कभी भी राइट में नहीं करवाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कैसे जो है, कैसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल लाइट को किस डायरेक्शन में बेंड करवाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें आगे, देखिए क्या मैंने बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ज्यादातर जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन लाइट गेट बेंड into right hand side, मतलब राइट साइड में अगर लाइट जा रही थी ऐसे, इसको हम लोगों ने, इसको राइट बोल दूं, इस तरफ वाले को, अगर ऊपर चीज को मैं क्या बोल दूं, ऊपर डायरेक्शन को मैं राइट बोल देता हूं, तो लाइट जो हो जाए अगर इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो क्या बोला गया कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होते तो हैं, लेकिन उसी के साथ में जो है ज्यादातर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैसे होंगे, मोस्टली या फिर मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, मतलब राइट हैंड साइड पे लाइट को मूव करेंगे, राइट हैंड साइड पे बेंड करेंगे लाइट को, राइट हैंड साइड पे लाइट को बेंड कर देंगे। कौन से सॉल्यूशन, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है भाई, फ्रक्टोज। एक्सेप्शन क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। फ्रक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है, ये आपको ध्यान देना है। लीवो रोटेटरी होने का मतलब क्या हो गया, ये क्या करेगा, बेंड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट, सिंपल। देखो एल फॉर लीवो रोटेटरी, एल फॉर और क्या होता है, लेफ्ट भी होता है, एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये लाइट के, मतलब अगर इसका सोल्यूशन हम लोग बना करके रख दें, देखो इसका सोल्यूशन अगर यहाँ पर बना करके रख देते हैं, इसमें क्या भरा है, फ्रक्टोज भरा हुआ है। जब भी इसके ऊपर पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो किस तरफ मूव कर देगा, लेफ्ट साइड में मूव कर देगा। तो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो आपको ये बात जो है ध्यान देना है कि ज्यादातर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है फ्रक्टोज, एक एक्सेप्शन क्या है, फ्रक्टोज, जो कि कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है यार, बहुत इजी, एकदम से सिंपल है। बस फालतू में जो है लोग इसका हवा बना देते हैं कि भाई कैसे समझेगा, बहुत टफ होता है, ऐसा है वैसा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल सा ध्यान दो, बस सिंपल सा, बस अटेंटिव होकर के देखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
आगे देखते हैं। देखो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, मिनिमम 3 कार्बन होता है, मैक्सिमम 7 कार्बन होने चाहिए होते हैं। और क्या देख लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और उसके साथ में क्या देखा हम लोगों ने, ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन उसमें से मेजर जो होते हैं कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है जो कैसा होता है, वो लिवो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत सारे प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उन्हीं का हमको जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर जो है मोनोमेरिक यूनिट के बेसिस पर किया जा रहा है। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब क्या हो गया, देखो कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली जो है मैंने क्या बताया, ये कैसे होते हैं, ये जो है कैसे होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। और जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं उनका ही जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं किसके, कह सकते हो जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है उसी का पॉलीमर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल ले लो, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। लेकिन अब ये क्या कर लेता है, जैसे इसका देखो पॉलीमर बना दूं मैं, कैसे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ये ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसको यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। तो अब ये जो है n नंबर हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं कि भाई ये n नंबर तक जा रहा होगा। ठीक है, n नंबर तक जा रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, हम उसको जो है यही बताने वाले हैं कि भाई कोई कार्बोहाइड्रेट जो है कितने नंबर ऑफ जो है मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, या फिर कह सकते हो कि सिंगल मतलब यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ सकते हो। देखो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर सिंगल ग्लूकोज को देखें, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग सिंगल ग्लूकोज को देखते हैं, एक सिंगल ग्लूकोज को देखते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन ये कैसा है, ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ऐसे ही जब ये मान लो दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा, दो कार्बोहाइड्रेट या फिर दो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा, डाई कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, या फिर डाई सैकराइड इसको बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझिए आप लोग, जो है थोड़ा सा क्या समझना है कि मान लो ये जो पूरी लंबी सी चेन मैंने बनाई है ग्लूकोज के पॉलीमर की, यहाँ पर जो पूरी लंबी सी चेन बनाई है, अगर इसको हम लोग जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर को डाल करके इसको तोड़ दो, वाटर को डाल करके इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ दें, इसके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं अगर उनको तोड़ देते हैं, तो उनको तोड़ने के बाद जो है ये कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, या फिर कितने छोटे छोटे यूनिट्स में टूट रहे होते हैं, उसी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो है किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं कि भाई जो पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जो पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है कितने छोटे छोटे यूनिट्स में टूट रहा होगा, उसके बेसिस पर इनको जो है अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। तो कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। एक तो होता है आपका मोनोसैकेराइड, एक क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, दूसरा ओलिगोसैकेराइड होता है, तीसरा जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है। तो मोनोसैकेराइड की बात करें, अगर मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, तो भाई पानी डालने पर जो है क्या हो जाएगा, ये सारे ग्लूकोज यूनिट जो है ना सिंगल यूनिट में टूट रहे होंगे। किसमें टूट रहे होंगे, सिंगल यूनिट। मतलब कोई भी एक लंबी सी चेन ले लो, कोई भी सी एक लंबी सी क्या कर लो, एक चेन ले लो, मान लो ये एक यूनिट हो गया, एक यूनिट हो गया, ऐसे जो है ढेर सारा यूनिट ले लो, और ये क्या है, ये कह सकते हो कि पॉलीसैकेराइड ही बोल दो इसको आप, क्योंकि क्या है एक लंबी सी चेन है, इसको आप पॉलीसैकेराइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस किया, इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये अब कितने कितने छोटे छोटे यूनिट्स में टूटे। अगर सब टूट करके क्या हो जाए, सिंगल यूनिट में टूट जाए, मतलब ऐसे सब अलग अलग हो जाए, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाए, सब अलग अलग सिंगल यूनिट में टूट जाए, तब इनको जो है हम लोग मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो कि ये दो के जोड़े में टूटे,
ठीक है, या फिर कह सकते हो दो दो के ग्रुप में टूट जाए, ऐसा समझ लो, देखो ऐसा, ये दो रह जाए, ये दो रह जाए आपस में साथ में, ये दो रह जाए आपस में साथ में, ये दो रह जाए आपस में साथ में। तो ऐसे केस में जब मान लो ये जोड़े में टूटे या दो दो के ग्रुप में टूटते हैं तो इनको हम लोग जो है डाइसैकेराइड्स बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए कि भाई ये तीन के ग्रुप में टूटे, ऐसे तीन के ग्रुप में टूटे, ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम लोग ट्राइसैकेराइड्स बोलने लगते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई चार के ग्रुप में टूटे, कभी ऐसा भी हो सकता है चार के ग्रुप में टूटे, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई पांच के ग्रुप में टूटे, ये ठीक है, पांच के ग्रुप में टूटे। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पॉलीसैकेराइड होगा उसको हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड ऑफ, ये कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को जो है अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब वो कितने छोटे छोटे यूनिट्स में टूट रहा है उसके बेसिस पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, ऑब्टेन्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद मतलब उनको पानी में घुलाने के बाद जो है हम अगर देखें कि वो कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटे होंगे या फिर उसमें जो है कितना मोनोसैकराइड यूनिट्स पाया जा रहा है या फिर कितने नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स उसके अंदर पाए जा रहे होंगे, उसी को जो है हम लोग उसी के बेसिस पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया। अगर सिंगल यूनिट पाया जाता है, जैसे देखो मोनोसैकराइड्स में क्या लिखा मैंने, इनको जो है ये कह सकते हो ये एकदम से छोटे मॉलिक्यूल में चले गए, एकदम से छोटे मॉलिक्यूल, मतलब ये पूरा चेन था, पॉलीसैकराइड कह सकते हो, ये पॉलीसैकराइड था, ये टूटने के बाद जो है एकदम से छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। अब इनको जो है फर्दर और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, सिंगल सिंगल पहले ही ऑलरेडी ये सिंगल सिंगल टूट के अलग हो चुके हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। वहीं ओलिगोसैकराइड की बात करें अगर हम लोग, वहीं अगर ओलिगोसैकराइड की बात करें, ओलिगोसैकराइड में क्या हो जाएगा, ये जो है कंटेन टू मोनोसैकराइड यूनिट्स टू 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। इसको समझिए, इसको समझिए कैसे, ये मान लो ये पॉलीमर ऑफ सैकराइड है, पॉलीमर ऑफ सैकराइड हो गया। अब इसमें क्या हो जा रहा है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद कभी मान लो 2 का ग्रुप बन जा रहा है, मैंने आपको ये समझाया, कभी मान लो 3 का ग्रुप बन जा रहा है, कभी ऐसे 4 का ग्रुप बन जा रहा है, कभी 5 का ग्रुप बन जा रहा है, कभी 6 का ग्रुप बन जा रहा है। तो वो जो ग्रुप है या फिर कह सकते हो जो सैकराइड यूनिट्स है वो कितना हो सकता है, वो 2 मोनोसैकराइड यूनिट से लेकर के 10 मोनोसैकराइड यूनिट का नंबर जो है उनके पूरे ग्रुप में हो सकता है, या फिर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 का ग्रुप भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, लगभग 10 का भी हो सकता है। तो 2 से 10 के बीच में रहेगा, 2 से 10 के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं ओलिगोसैकराइड। 2 से 10 के बीच में रहेगा तो उसको ओलिगोसैकराइड बोल देंगे। अगर सिंगल रहेगा तो उसको मोनोसैकराइड बोल देते हैं। अगर उसमें जो है 10 से ज्यादा हो जाए, अगर उसमें जो है 10 से ज्यादा सैकराइड यूनिट्स हो जाएं, 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स हो जाते हैं तो उनको जो है हम लोग बोलने लगते हैं पॉलीसैकराइड। क्या बोलने लगते हैं? पॉलीसैकराइड। ठीक है, इसको जो है और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझा कि भाई पॉलीसैकराइड के अंदर 10 से ज्यादा कैसे यूनिट हो रहा है, या फिर ओलिगोसैकराइड के अंदर 2 या 3 या 4 का यूनिट कैसे बन रहा है, और मोनोसैकराइड में सिंगल यूनिट कैसे बन रहा है, इसको हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें यही देखने वाले हैं कि भाई मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास सिंगल यूनिट कैसे होता है। तो मोनोसैकराइड देखते हैं। मोनोसैकराइड जो होते हैं भाई ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। मोनोसैकराइड कैसे होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक ग्लूकोज का जो यूनिट है ये क्या है, एक प्रकार का ये भी एक मोनोसैकराइड ही होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 6 कार्बन का मिला हुआ जो है एक मॉलिक्यूल है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो भी किसका? वो भी मोनोसैकराइड का, वो भी मोनोसैकराइड का। अब इसको जो है आगे हम लोग कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब और क्या तोड़ोगे उसको, तुम उसको और तोड़ोगे तो भाई वो 6 कार्बन अब वो एटॉमिक लेवल पे या फिर कह सकते हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ही टूटने लगेगा। ठीक है, मतलब कार्बन अलग होने लगेगा, हाइड्रोजन अलग होने लगेगा, ऑक्सीजन अलग होने लगेगा। तो तब तो वो कार्बोहाइड्रेट रह भी नहीं जाएगा, तब तो एटॉमिक लेवल पे चला गया, एलिमेंटल लेवल पे चला गया ना, तब तो वो कार्बोहाइड्रेट रह भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि भाई ये जो मतलब जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उनको फर्दर जो है हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ जो है सैकराइड, जो सैकराइड्स होते हैं,
सैकराइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोनोसैकराइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनका स्ट्रक्चर जो है या तो स्ट्रेट चेन में हो सकता है या फिर रिंग लाइक हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्ट्रेट चेन का मतलब क्या कह रहे हो, क्या कह सकते हैं हम लोग? कार्बन 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 कार्बन, ऐसे मान लो ये क्या हो सकता है? इनका स्ट्रक्चर है तो चेन लाइक हो सकता है, स्ट्रेट चेन में हो सकता है, या फिर कह सकते हो ऐसे रिंग लाइक हो सकता है, ऐसे रिंग लाइक हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये मोनोसैकराइड यूनिट्स हो जाते हैं, या इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? स्ट्रेट चेन हो जाएगा या फिर कैसा हो जाएगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल वही ग्लूकोज का है हमारा। कैसा है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, देखो ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? C6H12O6। इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 6। और हम लोगों ने क्या देखा है कि जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर में पाए जा सकते हैं या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाए जा सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन में देखिए 6 कार्बन है, तो मैंने 6 कार्बन बनाया, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब इसके साथ में जो है हम लोग OH, हमने क्या बताया था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर देखो जुड़ा हुआ है, ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। और उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी OH 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 लगा हुआ है, यहाँ पर एक अलग OH लग जाता है इस तरफ। ये आपको ध्यान देना है कि ग्लूकोज में जो है सारे OH जो होते हैं, मतलब दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का जो OH होता है वो राइट हैंड साइड पे लगता है, लेकिन वहीं पर जो तीसरे नंबर का OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है। ये आपको स्ट्रक्चर में ध्यान दे करके बनाना रहेगा। आपको ध्यान देना है कि तीसरे नंबर पर जो OH होता है, ग्लूकोज के तीसरे नंबर का जो OH होता है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड पे होता है, और बाकी सारे OH किस तरफ होते हैं? राइट साइड पे होते हैं। और पहले नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ होता है उसके पास जो है उसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये तो हो गया आपका कैसा स्ट्रक्चर? ये है आपका स्ट्रेट चेन। कैसा है? स्ट्रेट चेन। ये आपका स्ट्रेट चेन हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई कि भाई ये जो है ये रिंग लाइक भी हो सकता है। तो हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखो यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, ये कार्बन नंबर 1 जो है जा करके पांचवें कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, पांचवें कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये कार्बन पहला वाला, सॉरी ये तो पांचवा कार्बन है, ये ऑक्सीजन बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ये पहला नंबर का कार्बन जो है पांचवें नंबर के साथ में जुड़ता है। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपका बन गया है। और ये भी क्या है? आपका ग्लूकोज ही है। ये क्या है? आपका ग्लूकोज ही है। ठीक है, ग्लूकोज ही है, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? रिंग लाइक हो गया। यहाँ पर देखिए ये पहला नंबर का जो कार्बन है, यहाँ पर ये पहला नंबर का कार्बन है, ये पहला नंबर का कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो देखो पहला नंबर का कार्बन किससे साथ जाकर जुड़ रहा है? पांचवें कार्बन के साथ में जुड़ रहा है। और ये लास्ट में क्या छूट जा रहा है? ये लास्ट में क्या जो छूट जा रहा है? CH2OH छूट जा रहा है। तो CH2OH को छठवां कार्बन बोल करके हम लोग ऊपर लगा सकते हैं कि ये ऊपर ऐसे छूट जा रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज हो गया, और ये स्ट्रेट चेन ऑफ द ग्लूकोज हो गया। ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑफ द ग्लूकोज ऐसे बनता है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको जो है हम लोग अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं। एक नंबर पे क्या लगा है? हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा है, OH नीचे की तरफ लगा है, तो इस केस को जो हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो बीटा ग्लूकोज आपको बना के दिखा देता हूं वो कैसे बनता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है? जो H ऊपर था यहाँ पर OH ऊपर आ जाता है और H नीचे आ जाता है, और बाकी सब कुछ वैसे ही H OH OH H
बाकी सब वैसे ही। CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलने लगते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कैसा रिंग बन रहा है, दो टाइप का रिंग बन रहा है। एक टाइप के रिंग को हम लोग जो है अल्फा ग्लूकोज बोल देते हैं, और दूसरे टाइप के रिंग को हम लोग जो है बीटा ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, बाकी जब स्ट्रेट चेन रहेगा तो स्ट्रेट चेन में सिंपल वो ग्लूकोज ही है, स्ट्रेट चेन में कोई अल्फा कोई बीटा नहीं होता है। ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 1 नंबर के कार्बन पर क्या हो, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो और OH नीचे की तरफ हो, तो ऐसे ग्लूकोज को जो है हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। और बीटा ग्लूकोज में क्या होता है, जब OH ग्रुप पहले नंबर के कार्बन पे ही क्या हो जाए, OH ऊपर लग जाए और H नीचे चला आए, तो इस केस को जो हम लोग बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, जब क्या हो एक पोजीशन पर कार्बन नंबर 1 पे, कहाँ पर, कार्बन नंबर 1 पर, देखो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पर क्या हो रहा है, H एंड OH क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज किस पोजीशन पर, कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर। H पहले ऊपर था, फिर बाद में दूसरे में क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है, और OH पहले वाले में नीचे था, OH दूसरे वाले में ऊपर हो जा रहा है। तो पहले नंबर के कार्बन पर क्या हो रहा है, H और OH अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में, या फिर कह सकते हो जब भी किसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर जब भी H और OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे दोनों मॉलिक्यूल को, मतलब इसको और इसको, ये जो दोनों जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनको जो है हम लोग बोलने लगते हैं अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि दे आर एनोमर्स। ये ध्यान दीजिएगा, दे आर एनोमर्स किसको बोलते हैं, जब कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर अल्फा और बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर H एंड OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लें, तो उनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। उनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स। इसी वजह से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या हो जाते हैं, एनोमर्स हो जाते हैं। ये ध्यान देना है आपको। आगे देखो, मैं थोड़ा डिटेल में फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने जो है अल्फा ग्लूकोज बनाया हुआ है, वहां पर देखो क्या बनाकर दिखाया था। देखो अल्फा ग्लूकोज क्या था, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पे क्या है, H ऊपर है OH नीचे है। यहाँ पर कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पे H ऊपर है OH नीचे है। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर देखो, वही सेम मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाने की कोशिश करी आपको आसानी से। देखो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 के पोजीशन पर एक H ऊपर है OH नीचे, यहाँ पर 4 नंबर पे H ऊपर OH नीचे, यहाँ H OH OH H और H यहाँ पर CH2OH। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज बोल रहे हैं। जो स्ट्रक्चर आपको पीछे बना करके दिखाया था, ये स्ट्रक्चर भाई आप कम से कम 4 से 5 बार आप बनाएंगे अपने नोटबुक में, तभी जाकर के समझेगा, तभी जाकर के याद भी होगा। तो आप लोग जो है, आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप ये खुद से जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, अभी हम लोग देखेंगे गैलेक्टोज का, इनका स्ट्रक्चर आपको खुद बना करके कॉपी पे प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 10 बार तो जरूर ही बनाइए, तभी जाकर के आपको याद होगा कि अल्फा ग्लूकोज में बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। तो अल्फा ग्लूकोज में सिंपली HOH जो है आमने सामने, ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए, आमने सामने के जो HOH हैं, देखो आमने सामने के 4 नंबर के और 1 नंबर पे H ऊपर है OH ऊपर, OH नीचे है OH नीचे है, आमने सामने के जो है एकदम सेम होंगे। तो ऐसे को जो है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज बोल रहे हैं। और वहीं बीटा ग्लूकोज की बात करते हैं, तो कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर ही क्या हो जा रहा है, OH ऊपर हो जा रहा है H नीचे। देखो पीछे वाले में मैंने बना करके दिखाया है, देखो OH ऊपर हो जा रहा है H नीचे हो जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर OH ऊपर हो जा रहा है H नीचे हो जा रहा है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सब कुछ वैसे ही है, 4th 5th 6th, देखो 4th पोजीशन पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक,
तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बीटा ग्लूकोज बोल देते हैं, बीटा ग्लूकोज बोल देते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था पीछे, फिर से बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। देखो 6 मेंबर के कार्बन के रिंग को, 6 मेंबर के कार्बन, देखो 6 मेंबर का कार्बन का रिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है, 6 कार्बन का ये रिंग है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पायरॉन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरान, पायरान रिंग बोला जाता है। 6 मेंबर ऑफ द कार्बन रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, पायरान रिंग बोलते हैं, पायरान रिंग बोलते हैं। और इसी वजह से इसको, इसी वजह से हम लोग ग्लूकोज को क्या बोल देते हैं, पायरोनोज बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल देते हैं, पायरेनोज बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पायरेनोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है भाई, इसको पायरान रिंग वैसे ही बोला जाता है। और ये क्या है, ग्लूकोज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पायरेनोज बोल देते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज है और ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज है। और इनके कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या हो रहा है, HOH का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इनको क्या बोल दिया हमने, एनोमर बोला हुआ है। पीछे आपको बताया था इनको एनोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या होता है, H और OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर, इसी वजह से इनको क्या बोला गया, एनोमर बोला गया। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे दूसरा एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज के जैसा ही, इसका भी फार्मूला है C6H12O6, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्ट्रक्चर में जो है इसके 4 चौथे नंबर के कार्बन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। सब कुछ सेम है वैसे ही भाई। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, OH इस तरफ, H इधर, OH इधर। लेकिन चौथे नंबर पर अगर ग्लूकोज में देखते हैं तो ग्लूकोज में क्या था, इस तरफ OH था, ग्लूकोज में इस तरफ OH था। लेकिन गैलेक्टोज में क्या हो गया, वही OH क्या हो गया, मूव करके इस तरफ आ गया, मूव करके इस तरफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, H हो गया। तो यही डिफरेंस की वजह से जो है इसको हम लोग गैलेक्टोज बोलने लगते हैं। पोजीशन का चेंज हो गया, H एंड OH का पोजीशन एक्सचेंज हो गया, इस वजह से इसको क्या बोलने लगते हैं, गैलेक्टोज बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी एक तो ये स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा इसमें भी क्या हो सकता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगा। कैसा बनेगा, रिंग भी बनेगा भाई, ठीक है, रिंग भी बनेगा। अब रिंग को बना करके देख लेते हैं, रिंग कैसे बनता है, सिंपल रिंग कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 फिर कार्बन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली जो है, नॉर्मली ग्लूकोज वाले केस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज वाले केस में यहाँ पर H होता था और नीचे OH होता था। यहाँ पर H होता था, OH नीचे होता था, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर OH ऊपर हो जाएगा चौथे नंबर पर और H नीचे हो जाएगा, और सब कुछ सेम रहेगा H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH, CH2OH हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं, अल्फा गैलेक्टोज बोलने लगते हैं, ठीक, इसको अल्फा गैलेक्टोज बोलते हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ चौथे नंबर पर, सिर्फ चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर देखो यहाँ पर क्या था, चौथे नंबर पर डिफरेंस था ना, चौथे नंबर पर वही डिफरेंस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। सब कुछ सेम है, कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। चौथे नंबर पे, चौथे नंबर के कार्बन पर क्या किया मैंने, पोजीशन को चेंज कर दिया है, पोजीशन को चेंज कर दिया है। इस वजह से क्या बन जाता है, गैलेक्टोज बन जाता है, और इसको हम लोग जो है अल्फा गैलेक्टोज बोलते हैं। अब भाई इसका अल्फा गैलेक्टोज है तो इसका बीटा गैलेक्टोज भी बनता होगा, अल्फा गैलेक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोज भी बनेगा, तो ऑब्वियस बात है बनेगा। तो बना कर दिखा देता हूं मैं आपको, कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन 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 कार्बन, ठीक। अब यहाँ पर देखो बीटा की बात करेंगे तो बीटा में क्या हो जाता है, यही पलट जाता है, OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे, बाकी सब कुछ सेम, H OH OH H। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये OH ऊपर होगा और H नीचे होगा, और ये H हो गया और ये CH2OH, और ये क्या बन जाता है, बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा गैलेक्टोज। यहाँ पर लिख देता हूँ
इसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोज। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या हो रहा है, एच एंड ओ एच आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर एच एंड ओ एच क्या हो रहे हैं, अपना पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये क्या हो जाता है, ये अल्फा गैलेक्टोज हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बीटा गैलेक्टोज हो जाता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज है आपस में क्या है, एनोमर है, आपस में क्या है, एनोमर है। यही चीज हम लोगों ने देखा ना भी, यही चीज हम लोगों ने देखा कि जब कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर एच और ओ एच अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, एनोमर्स बोलने लगते हैं, उनको एनोमर्स बोलने लगते हैं। तो अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज क्या हो जाते हैं, आपस में एनोमर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या हो रहे हैं, एच और ओ एच अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, एच और ओ एच अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस वजह से अल्फा गैलेक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोज क्या हो जाएंगे, एनोमर्स हो जाते हैं। तो वही आगे डायग्राम में मैंने बना करके दिखाया हुआ है। देखो क्या लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है, यहाँ पे है भाई एनोमर्स, हाँ यहाँ पे अल्फा एंड बीटा गैलेक्टोज क्या हो जाते हैं, एनोमर्स हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है पहले, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या हो रहा है, एच ओ एच अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इनको आपस में एनोमर्स बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने पीछे बनाकर दिखाया है, आप लोग जो है यहाँ से रिलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर डायग्राम आपको दिख जाएगा। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और वहाँ पर भी सेम 6 कार्बन। और देखो गैलेक्टोज क्यों बना था, क्योंकि चौथे नंबर के कार्बन पे क्या हो रहा था, चौथे नंबर पे कार्बन पे ओ एच और एच का ग्रुप जो है अपनी पोजीशन बदल के रखा हुआ था, इसी वजह से क्या बन रहा था, गैलेक्टोज बन रहा था। सेम चीज वही यहाँ पर भी देखो, चौथे नंबर ये भी गैलेक्टोज ही है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ये अल्फा गैलेक्टोज है, ये बीटा गैलेक्टोज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर एच ऊपर है, ओ एच नीचे, यहाँ पर ओ एच ऊपर है, एच नीचे, तो आपस में ये दोनों क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, एनोमर्स हो गए। ठीक, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान देना है, एक बहुत बढ़िया चीज ध्यान देना है। देखो अल्फा गैलेक्टोज है, अगर मैं यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज बनाऊं, अल्फा ग्लूकोज बनाऊं तो देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, एच ओ एच ओ एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच है, ये एच है, ये ओ एच है, ये एच है, ये CH2OH है। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज है। और ये क्या है, ये अल्फा गैलेक्टोज है। देखो इसमें देखो कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर देखो H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH H, देखो यहाँ पर क्या है, H है, OH है, सब सेम है, एकदम से सेम है। देखो इस तरफ वाला पूरा पोजीशन देखोगे ना, राइट साइड वाला कार्बन नंबर 1 की पोजीशन, 2 की पोजीशन, 3 की पोजीशन और 5 की पोजीशन, 6 की पोजीशन देखोगे तो सब सेम है। लेकिन चौथे नंबर पर, सिर्फ और सिर्फ चौथे नंबर पर देखोगे तो डिफरेंस है। चौथे नंबर पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो H जो है, H कहाँ पर लगा हुआ है, H जो है ऊपर लगा हुआ है, OH नीचे, और यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या है, OH ऊपर लगा हुआ है, H नीचे लगा हुआ है। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि अल्फा गैलेक्टोज में और अल्फा ग्लूकोज में जो है कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पर, कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पर क्या हो रहा है, H और OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज में, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पर क्या हो रहा है, H एंड OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो ग्लूकोज होता है और जो गैलेक्टोज होता है, जो ग्लूकोज होता है और जो गैलेक्टोज होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईपीमर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीमर्स बोलते हैं। देखो एनोमर ईपीमर दोनों आपको ध्यान देना है। अब ईपीमर्स का मतलब क्या हो गया कि OH और H क्या करें, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करें, कहां पर, कार्बन नंबर 2 3 4, कार्बन नंबर 2 3 4, कार्बन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 3 4 की पोजीशन पर, 2 3 एंड 4 की पोजीशन पर कभी भी जब HOH जो है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको ईपीमर्स बोल देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, ईपीमर्स बोल देते हैं। तो देखो ये गैलेक्टोज चौथे नंबर पर जो है OH ऊपर रखा है, H नीचे रखा है, और यहीं पर जो है ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में क्या है, H ऊपर है, OH नीचे है। तो ग्लूकोज ही क्या कर रहा है, अपने कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पर जो है OH और H को एक्सचेंज करवा दे रहा है, उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करवा दे रहा है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज क्या होते हैं, आपस में
ईपीमर होते हैं। क्या होते हैं? ईपीमर होते हैं। तो आपको जो है एनोमर और ईपीमर में समझ में आएगा। एनोमर में क्या होता है? कार्बन नंबर 1 के पोजीशन पर क्या हो, OH अपनी पोजीशन चेंज करे तो उनको क्या बोल देते हैं? एनोमर बोलते हैं। और कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4 किसी भी पोजीशन पर H और OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? ईपीमर बोल देते हैं। तो यहाँ पर कौन कर रहा था? यहाँ पर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज जो है कार्बन नंबर 4 के पोजीशन पर H और OH को एक्सचेंज कर रहे थे, इसी वजह से इनको ईपीमर बोला गया। और एनोमर में तो दोनों में मतलब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज भी आपस में क्या थे? एनोमर थे। और वही अल्फा गैलेक्टोज और बीटा गैलेक्टोज भी आपस में क्या थे? एनोमर थे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा तीसरा एग्जांपल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। तीसरा एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फ्रक्टोज जो है केमिकली कैसा होता है? ये कीटोन होता है। केमिकली कैसा होता है? ये कीटोन है। देखो ये कीटोन का ग्रुप इसके साथ में लगा हुआ है। अब ये क्या करता है? ये जो है इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 के साथ में जो है ये, अब ये 5वें कार्बन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन नंबर 1 इसका जो है 5वें नंबर के कार्बन के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ना बना करके इसका कार्बन नंबर 2 जो है इन्वॉल्व हो जाता है कार्बन नंबर 5 के साथ में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या करता है? कार्बन नंबर 2 जो है कार्बन नंबर 5 के साथ इन्वॉल्व होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगता है जैसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर इसका मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 की पोजीशन हो गई, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, सॉरी ये 1 नहीं है, 1 ये है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है और 6 है। देखो 2 एंड 5 आपस में बॉन्ड कर रहे हैं। देखो 2 एंड क्या हो रहा है? 2 एंड 5 आपस में बॉन्ड कर रहे हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कार्बन नंबर ये जो 1 था इसका भी OH ऊपर की तरफ छूट गया। कार्बन नंबर जो 6 था इसका भी क्या हो गया? OH ऊपर की तरफ छूट रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्या समझना है आपको? देखो कार्बन 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 कार्बन, देखो CH2OH ऊपर की तरफ है और ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन नंबर 6 है। तो देखो ये आपस में क्या है? आमने सामने है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा फ्रक्टोज बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर भाई सिंपल है, बनाकर देखिए तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर CH2OH ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए OH ऊपर की तरफ है, H नीचे की तरफ है, यहाँ पर H ऊपर है, OH नीचे की तरफ है। सिंपल CH2OH ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर देखो OH है, यहाँ पर नहीं है, ये भी ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? यहाँ पर OH है लेकिन यहाँ पर OH नहीं है, ध्यान देना। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6। 5th नंबर के कार्बन के साथ में कोई OH ग्रुप नहीं लगेगा। अब इसी में देखो क्या हो जा रहा है? इसी में देखो ये पोजीशन आपस में एक्सचेंज हो रही है, ये पोजीशन आपस में एक्सचेंज हो रही है। देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। ठीक, देखो डायग्राम में यहाँ देखिए ये क्या हो जा रहा है? पोजीशन एक्सचेंज करा कि नहीं अपनी? CH2OH नीचे चला आया, CH2OH यहाँ पर ऊपर था, OH ऊपर चला गया जो यहाँ पर नीचे था। तो ये क्या हो गया? ये अल्फा फ्रक्टोज हो गया, ये बीटा फ्रक्टोज हो गया। अब यहाँ पर कोई भी एनोमर कोई भी ईपीमर नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा CH2OH और OH जो है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन हमने एनोमर ईपीमर में क्या बताया था? H एंड OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने चाहिए। H एंड OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने चाहिए, तब जाकर के वो एनोमर एंड ईपीमर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है? CH2OH और OH अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। कहाँ पर? 2nd नंबर के कार्बन पे एक्सचेंज कर रहे हैं। ये 1 नंबर का कार्बन होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कार्बन नंबर 1 ये है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रक्टोज समझा होगा। ठीक है, ये सारे जो थे मोनोसैकेराइड के, ये सारे क्या थे? मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, आगे क्या देखेंगे? ओलिगोसैकेराइड देखने वाले हैं। ठीक, ओलिगोसैकेराइड में मैंने क्या बताया? ओलिगोसैकेराइड में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड चेन बना देता हूं मैं। देखो ये एक मान लो एक यूनिट है, एक सैकेराइड है, दूसरा सैकेराइड, तीसरा सैकेराइड, चौथा सैकेराइड, 5वां सैकेराइड, 6ठा सैकेराइड, 7, 8, 9वां सैकेराइड मतलब शुगर भाई।
अब इनके बीच में तुम क्या करो, इनके बीच में ये भाई बॉन्ड बना दो, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना दो n नंबर तक ले जा करके, n नंबर तक ले जा करके। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या कर दिया हाइड्रोलिसिस। पीछे नहीं समझा रहेगा तो यहाँ पे समझ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद देखो क्या हो जाएगा। अब अगर सिंगल सिंगल यूनिट में टूटता तो मोनोसेक्राइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमको ओलिगोसेक्राइड बताना है। तो ओलिगोसेक्राइड के केस में क्या होता है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना। तभी ये मान लो अगर मान लो कोई ऐसा पॉलीसेक्राइड का चेन है और वो टूट टूट करके क्या हो गया, दो दो का ग्रुप बना रहा होगा, दो दो का ग्रुप बना रहा होगा, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो ओलिगोसेक्राइड है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्राइड। उसको क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड बोलते हैं। डाइसेक्राइड कब बोलेंगे, जब दो दो का ग्रुप बना रहा होगा। लेकिन वही मान लो कभी ऐसा केस हो जाए कि तीन तीन का ग्रुप बनाने लगे, तो उसको क्या बोलने लगेंगे, उसको ट्राइसेक्राइड बोलते हैं, उसको ट्राइसेक्राइड बोलते हैं, ट्राइसेक्राइड बोल दिया जाएगा। अब वहीं पर जो है अगर वो क्या करने लगे, वहीं पर जो है अगर वो 4 का ग्रुप बनाए तो उसको टेट्रासेक्राइड, 5 का ग्रुप बनाए पेंटासेक्राइड, 6 का ग्रुप बनाए हेक्सासेक्राइड, ऐसे जो है लगभग 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स तक का ग्रुप ये बना सकता है। अगर 2 से लेकर के 10 तक का ग्रुप बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। मतलब 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसेक्राइड यूनिट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितने यूनिट का जो है ये सेक्राइड यूनिट, कितने यूनिट का जो है ये मतलब कितने सेक्राइड यूनिट्स का जो है हाइड्रोलिसिस हुआ है, डिपेंड करता है। अगर 2 का हुआ तो मैंने क्या बताया डाइसेक्राइड, 3 का हुआ ट्राइसेक्राइड, ऐसे ऐसे की बेसिस पर, मतलब इनके कह सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट के या फिर कह सकते हो फाइनल कलेक्शन के बेसिस पर कि कितने कितने अलग अलग सेक्राइड यूनिट्स में ये टूटा हुआ होगा, उसके बेसिस पर ही जो है ओलिगोसेक्राइड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो अगर 2 का है तो क्या बताया मैंने, डाइसेक्राइड, 3 का है तो ट्राइसेक्राइड, ऐसे ही समझ सकते हो आप, जो है अलग अलग इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया होगा। मान लो कुछ 2 का होगा, कुछ 3 का, कुछ 4 का, कुछ 5 का, कुछ 6, 7, 8, 9, 10 के ग्रुप हो सकते हैं इसमें। तो 2 से लेकर के 10 तक के अगर मोनोसेक्राइड यूनिट का कलेक्शन मिल रहा होगा तो उसको हम लोग जो है ओलिगोसेक्राइड के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, सिंपल। तो अब उसी को जो है, अब ओलिगोसेक्राइड को हम लोग जो है फर्दर क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पर, वही कि भाई कितने यूनिट्स का कलेक्शन बना रहे होंगे ये लोग। ठीक है, कितने कह सकते हो कितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स का कलेक्शन ये लोग बना रहे होंगे। अगर 2 का बना रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, डाइसेक्राइड बोल रहे हैं। तो हमको डाइसेक्राइड ही पढ़ना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेक्राइड टेट्रासेक्राइड हमको नहीं देखना है। ठीक है, डाइसेक्राइड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोसेक्राइड उस तरफ था। ओलिगोसेक्राइड में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड में आप ये मत सोचिएगा कि ट्राइसेक्राइड नहीं आएगा या टेट्रासेक्राइड नहीं आएगा, आएंगे वो सारे भी, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डाइसेक्राइड्स पढ़ना है। ओलिगोसेक्राइड्स में हमको सिर्फ और सिर्फ डाइसेक्राइड्स पढ़ना है। तो इसमें देखो क्या होगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के ये बना हुआ होगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ होगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो माल्टोज हो जाता है, लैक्टोज हो जाता है, सुक्रोज हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये जो है कह सकते हो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलकर के बने हुए होंगे, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बना करके कि भाई कैसे माल्टोज कैसे लैक्टोज बनता है। तो माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज देखो, माल्टोज किससे बना, किसका है, मतलब कह रहे हैं हम लोग क्या, माल्टोज में क्या देखा हम लोगों ने कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ होगा। तो दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़े भी तो होंगे, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हम लोग देखें तो आपस में ये जुड़े भी होंगे। तो कौन कौन से 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, एक तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर डी से कंफ्यूज मत होइएगा, डी का मतलब बताता हूँ, और दूसरा क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब क्या हो गया, माल्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को ही क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, माल्टोज बोल सकते हैं। अब ग्लूकोज ऐसा ही सिंपल ग्लूकोज ही है, सिंपल ग्लूकोज मतलब अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया है, ये भी क्या है अल्फा ग्लूकोज ही है। अब यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर डी क्या है ये समझिएगा। डी क्या है, डी का कुछ नहीं मतलब है भाई, डी का मतलब सिंपल सा हमने क्या बताया था कि नॉर्मली जो मेजर शुगर होते हैं या फिर मेजर सैकराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर वही ऑप्टिकली एक्टिव डी जो है वो डेक्स्ट्रो को बता रहा है। डी क्या बता रहा है, डी बता रहा है डेक्स्ट्रो और कुछ भी नहीं।
मतलब ये ऐसा ग्लूकोज है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आप कंफ्यूज मत होइए कि जो है ये लीवो रोटेटरी तो नहीं है। तो वही डी, सिर्फ डी नॉर्मल बता रहा है कि ये नॉर्मल ग्लूकोज है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डी और कुछ भी नहीं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ग्लूकोज का नाम बता रहा है। तो क्या कह रहा है भाई, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज का जो है ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेता है, माल्टोज बना लेता है। कैसे बनाता है हम लोग देखते हैं। पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लो भाई। कैसे बनाएंगे देखो, ये कार्बन, कार्बन सॉरी कार्बन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन, ये कार्बन 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 कार्बन, ये क्या अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, एच ओ एच ऐसे होते हैं, एच ओ एच ऐसे होता है, एच ओ एच ऐसे होता है, ये ओ एच है, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी 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 उल्टा हो गया ये, देखो ओ एच, ये एच, और ये क्या हो जाएगा एच, और ये सी एच टू ओ एच, ये क्या है भाई, अल्फा ग्लूकोज। क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब कह रहा है कि दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के ये बनता है, तो दूसरा अल्फा ग्लूकोज भी भाई बना लो आप यहाँ पर। ये कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, यहाँ पर एच ओ एच, ठीक, ओ एच। अब देखो ये यहाँ पर देखो एच बन गया, ये सी एच टू ओ एच, ये भी क्या हो गया अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज ये भी हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसे बनता है भाई, देखो बॉन्ड कैसा बन रहा है, देखो ये क्या है, वन कार्बन नंबर फर्स्ट है इस ग्लूकोज का, इस अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी देख लें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये पहला ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, दोनों क्या है अल्फा ग्लूकोज है। अब कार्बन नंबर 1 पे, जो इसका कार्बन नंबर 1 है, देखो ये जो इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 के पोजीशन वाला जो ओ एच होता है, और इसके कार्बन नंबर 4 के इसके कार्बन नंबर 4 के पोजीशन वाला जो ओ एच होता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर जो है डिहाइड्रोलिसिस होता है। डिहाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ से पानी निकल जाता है, क्या होता है, पानी रिलीज हो जाता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या बना लेते हैं, देखो आगे मैंने बना करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, सिंपल अल्फा ग्लूकोज ही आपको बनाना है। देखो कार्बन 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 कार्बन, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच, यहाँ पर क्या है एच सी एच टू ओ एच, ये अल्फा कार्बन है। सेम यहाँ पर वही अल्फा कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है इसका, ये क्या है कार्बन नंबर 1 है इसका, ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, और यहाँ से क्या होता है ओ एच और एच मिल करके वाटर रिमूव कर देते हैं। वाटर रिमूव करके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, ये ऐसे बॉन्ड बन जाता है, दिख रहा है, ऐसे बॉन्ड बन जाता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है फोर्थ कार्बन है, ये पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन है, ये क्या है दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच में बन रहा है। और दोनों क्या है अल्फा, दोनों क्या है अल्फा ग्लूकोज है। इस वजह से क्या बोला जाता है, अल्फा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ये क्या है आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देते हैं इसको, ठीक। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई दो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है या फिर दो शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और किसके किसके बीच में बन रहा है, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बन रहा होता है, इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा आ रहा है क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है, ठीक। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये बॉन्ड बन जाते हैं और इसको क्या बोलने लगते हैं, माल्टोज, या फिर ये क्या है, डाइसैकेराइड है ना। देखो 2 शुगर का यूनिट है, कह सकते हो ना, 2 शुगर का यूनिट, या फिर 2 सैकराइड यूनिट्स हैं। एक सैकराइड यूनिट क्या होगा, ये हो गया, एक अल्फा ग्लूकोज ये भी क्या है, एक सैकराइड यूनिट है, एक अल्फा ग्लूकोज क्या है, ये भी एक सैकराइड यूनिट है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, माल्टोज या फिर डाइसैकराइड्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये माल्टोज हो गया भाई। माल्टोज के बारे में और कुछ क्या देखना था हम लोगों को, पीछे देखते हैं, ठीक है। देखो माल्टोज के, देखो यहाँ पर जो बताया था, माल्टोज के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। और माल्टोज को जो है हम लोग कॉमनली माल्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। क्यों, क्योंकि देखो जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जब फर्मेंट करते हैं ना, जब ग्रेन्स वगैरह को फर्मेंट करते हैं तो उसके अंदर जो है यही शुगर बनता है। फर्मेंटेशन के बाद जब ब्रेकडाउन होता है, कोई भी ग्रेन्स वगैरह का जब ब्रेकडाउन होता है तो माल्टोज शुगर ही बनाता है वो पहले, इसी वजह से इसको माल्ट शुगर भी बोल देते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है देखो क्या बोला जा रहा है, इट इज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च का डाइजेशन, देखो जब हम लोग फूड वगैरह मतलब खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, तो जब इनका ब्रेकडाउन होता है, वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था, जब कभी भी ग्रेन्स का हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसी में जो है उनके ब्रेकडाउन के टाइम पर ही क्या बनता है, ये माल्टोज शुगर बनता है। और वही लिखा है कि ये क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है किसका, स्टार्च के डाइजेशन का। स्टार्च किस में पाया जाएगा, हमारे फ्रूट ग्रेन्स में, हमारे फूड ग्रेन्स में पाया जाता है, तो उन्हीं का जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, मतलब अपने कंप्लीट ब्रेकडाउन के टाइम पर कह सकते हो कि बीच में माल्टोज शुगर भी बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। क्यों, क्योंकि ग्रेन्स के फर्मेंटेशन के टाइम पर ये बनता है ज्यादातर। अब आगे देखें हम लोग, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है भाई, लैक्टोज क्या है, ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच का जो है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं, लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो फिर क्या बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंपल सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 कह सकते हो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, इसी वजह से इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। 1,4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले वाले का 1 वाला कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दूसरे वाले का चौथा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो बीटा। और क्यों बीटा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनके बीच में बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बना करके देख लेते हैं भाई, बना करके अगर हम लोग देखें तो बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना के देखें कैसा होता है, देखो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन। देखो बीटा की बात हो रही है, बीटा की बात करें अगर, तो बीटा में क्या होता है, यहाँ पर OH ऊपर लग जाता है, H नीचे लग जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही। गैलेक्टोज है तो OH ऊपर रहता ही है चौथे नंबर के कार्बन पर, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH2OH हो गया, ठीक है। अब बीटा डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है भाई, बीटा डी ग्लूकोज बना लेते हैं हम लोग, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन। अब देखो बीटा ग्लूकोज में क्या हो जाता है, बीटा ग्लूकोज में भी क्या होता है, OH ऊपर रहता है, OH ऊपर होता है और H नीचे होता है, बाकी सब वैसे ही। ग्लूकोज है तो H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, यहाँ पर H CH2OH। ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है, ये क्या है, बीटा गैलेक्टोज है, ठीक है। बीटा ग्लूकोज है और वो क्या है, बीटा, ये बीटा गैलेक्टोज है, वो बीटा ग्लूकोज है। अब इन दोनों के बीच में देखो, देखिए क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, सेम चीज 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है, ये क्या है, बीटा गैलेक्टोज है। अब इनके बीच में देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसे बॉन्ड बनेगा, ये OH जो है, ये इसका OH और ये इसका OH, यही क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर जो है डिहाइड्रोलिसिस होगा और क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। और वाटर रिमूव हो जाएगा तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यहीं पर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, इरेज करके दिखा देता हूँ कैसा बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसा बॉन्ड बन जा रहा है। देखो इनके बीच में ये बॉन्ड, बीच में ऑक्सीजन लग जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे क्रॉस बॉन्ड बन जाता है बीच में ऑक्सीजन, क्योंकि H2O तो निकल गया, एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो ये क्रॉस बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये कैसा बनता है, क्रॉस बॉन्ड बनता है। देखो ये क्रॉस बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, इनके बीच में ऐसे क्रॉस बॉन्ड बन जाता है, ये कार्बन के बीच में। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दो या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दो, दोनों जो होते हैं सेम चीज होते हैं। ठीक है, आगे देखो मैंने दिखाया हुआ है, आगे दिखाया हुआ है बना करके, देखो क्या है, देखो क्या है यहाँ पर, हाँ क्या बना करके दिखाया है, बीटा गैलेक्टोज है और क्या है, बीटा ग्लूकोज है, बीटा गैलेक्टोज है और बीटा ग्लूकोज है। देखो कैसा स्ट्रक्चर है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 देखो और ये क्या है 4 है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन्हीं के HOH आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, और ये बॉन्ड करके क्या बना रहे हैं, वाटर यहाँ से निकल रहा है और ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बन गया, देखो क्रॉस बॉन्ड बना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस बॉन्ड बना है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो यहाँ पर अब मैंने इस डायग्राम में कार्बन को डिनोट नहीं किया है, क्योंकि इतना बार वहां पर कार्बन लिख चुके थे हम लोग, तो इतना समझ में आना चाहिए कि जितना ये डॉट्स है ये सब क्या है, कार्बन है, सब क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है हम लोग बोल देते हैं, और ये क्या बन गया है, लैक्टोज बन गया है। क्या बन गया है, लैक्टोज बन गया है। ठीक है, तो पीछे देखो हम लोगों ने क्या देखा भाई, पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, पहला हम लोगों ने क्या देखा था, माल्टोज देखा था, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, लैक्टोज देखा। पहला माल्टोज किसके किसके बीच में बन रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों ही क्या थे, माल्टोज में दोनों ही क्या थे, अल्फा ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बन रहा था, दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या थे, सेम हुआ करते थे। लेकिन वही लैक्टोज की बात करते हैं अगर हम लोग, तो लैक्टोज में क्या था, एक तो बीटा डी गैलेक्टोज था और दूसरा क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिल करके क्या बना रहे थे, लैक्टोज का फॉर्मेशन कर रहे थे, और ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का डाइसेक्राइड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का डाइसेक्राइड ये भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं, आगे देखें सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जो होता है भाई, सुक्रोज देखो, सुक्रोज में भी क्या हो रहा है, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज भी क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है, इसमें जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रक्टोज, बीटा एल फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब ये नॉर्मल ग्लूकोज है, कैसा है, ये नॉर्मल ग्लूकोज है। ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन बीटा एल फ्रक्टोज है तो ये कैसा है, लीवो रोटेटरी है, ये नॉर्मल नहीं है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रक्टोज के बीच में जो है यहाँ पर जो है बॉन्ड बनता है, और ये क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। देखो बॉन्ड का नंबर भी लिखा है मैंने, कैसे, अल्फा 1 क्या लिखा है, 1 अल्फा ग्लूकोज और 2 बीटा फ्रक्टोज, इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है उसका नाम ध्यान दीजिएगा, 1 अल्फा ग्लूकोज एंड 2 बीटा फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको जो है हम लोग केन शुगर भी बोल देते हैं। केन शुगर मतलब शुगर केन से जो है, इनसे शुगर केन से जो है, इनसे शुगर केन के रस से जो है क्या कह सकते हो, शुगर केन से प्राप्त किया जाता है इनको। ठीक है, आगे इनको टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि भाई डेली बेसिस पर हम लोग यही शुगर का इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज का ही। और इनको कमर्शियल शुगर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए भी इसी शुगर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं।
और हाँ इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्यों इनवर्ट शुगर बोल रहे हैं ये समझिएगा। देखो ये क्या कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो, और ये खुद कैसा है, लीवो, खुद कैसा है, लीवो होता है। तो अब ये क्या करता है, जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट जब फाइनल प्रोडक्ट मिल करके बनाते हैं तो वो फाइनली जो है लीवो ही बनता है। फाइनली क्या बनता है, लीवो प्रोडक्ट ही बनता है। तो भाई एक एक क्या है, डेक्स्ट्रो है और एक क्या है, लीवो है। अब डेक्स्ट्रो एंड लीवो मिल करके क्या बनाते रहे, लीवो बनाते रहे, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो मिल करके लीवो बना दे रहे हैं। मतलब क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ये एक इनवर्ट शुगर होता है। मतलब पहले ये अलग तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बन जाएगा ये अलग तरीके से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं भाई। स्ट्रक्चर को देख ले अगर, तो देखो क्या लिखा है मैंने, देखो क्या था, यहीं पर बना के देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले देखो अल्फा डी ग्लूकोज पहले बना लो। अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज है भाई, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, यहाँ पर एच ओ एच, एच ओ एच, सॉरी क्या था, CH2OH। ठीक है, CH2OH हो गया। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब यहाँ पर क्या है, बीटा फ्रक्टोज है। बीटा फ्रक्टोज में क्या था, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पहले देख लो भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या होता था, CH2OH, ये तो अल्फा में होता था। बीटा में क्या होता था, बीटा में पोजीशन चेंज हो जाता था, OH, CH2OH, और बाकी सब कुछ वैसे ही क्या था, CH2OH और H, CH2OH और H। यहाँ पर क्या था, OH, HOH। ये स्ट्रक्चर था किसका, बीटा फ्रक्टोज का। ये क्या था, अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ, देखो अल्फा 1 ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा 1 ग्लूकोज, मतलब ये वाला, ये ग्लूकोज का पहला वाला कार्बन है, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, सेकंड नंबर का कार्बन। सेकंड नंबर कार्बन मतलब ये वाला फर्स्ट कार्बन हो गया, और ये सेकंड कार्बन हो गया, सेकंड नंबर का कार्बन। अब बताओ यहाँ पर अगर ऐसे सीधा सीधा रखे हम लोग, देखो एक तरफ इस ग्लूकोज का रखो, इस तरफ इस फ्रक्टोज का रखो, तो ये आपस में सीधा सीधा बॉन्ड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा बॉन्ड कर नहीं पाए, क्यों, क्योंकि इसका OH अब यहाँ पे कैसे घूम के जाएगा इसके साथ बॉन्ड करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए इसको जो है हम लोग ऊपर उठा के रखते हैं और इसको नीचे उठा के रखते हैं, एकदम बगल बगल में कर देते हैं। कैसे बगल बगल में करते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट डायग्राम में देखो। देखो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज को हमने क्या रखा है, एकदम ऊपर रखा। देखो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, सिंपल अल्फा ग्लूकोज भाई। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन, 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 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका OH नीचे था। अब वहीं देखते हैं जो बीटा फ्रक्टोज है, ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज है। देखो ये बीटा फ्रक्टोज है। बीटा फ्रक्टोज में क्या है, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, 6 कार्बन। ठीक है, अब इसका OH ऊपर हो गया, इसका क्या हो गया, OH नीचे, कार्बन नंबर 1 का OH नीचे हो गया। अब ये आपस में पास में मिल गए, और ये क्या हो जाता है, डिहाइड्रोलिसिस होता है और वाटर रिमूव हो जाता है, और इनके बीच में देखो कैसा बॉन्ड बन गया, ये देखो बॉन्ड बन गया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज बोलते हैं। और बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है ये भी समझो। बॉन्ड देखो अल्फा 1, ये फर्स्ट कार्बन है, अल्फा 1 कार्बन हो गया, और ये कैसा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये क्या हो गया, बीटा सेकंड कार्बन हो गया ना, बीटा फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। अगर ये अल्फा फ्रक्टोज होता तो CH2 ऊपर हो जाता। ठीक है, तब वो बॉन्ड ना बना पाता। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, बीटा फ्रक्टोज लिए हुए हैं। ठीक है, बीटा एल फ्रक्टोज। अब ये देखो, ये जब बॉन्ड बन गया पूरा, तो ये क्या हो जाता है, ये एक प्रकार से कह सकते हो। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें या पीछे वाले देखते हैं हम लोग, पीछे का एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें देखिएगा, ये क्या था, ये हमारा था लैक्टोज। लैक्टोज में देखिएगा, लैक्टोज में आगे चाहे तो नया बॉन्ड जोड़ सकता है। देखो ये OH खाली है, ये आगे नया बॉन्ड जोड़ सकता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पोजीशन का
OH खाली है, फर्स्ट पोजीशन के कार्बन का OH क्या होता है, खाली है, तो ये आगे नया एडिशन कर सकता है, नया एडिशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ये है, जो हमारा क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज क्या कर सकता है, सुक्रोज जो है आगे कोई भी एडिशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका पहला नंबर का कार्बन बिजी है बॉन्ड बनाने में, और इसका पहले नंबर का क्या ये, या फिर कह सकते हैं इसका सेकेंड नंबर, वैसे नॉर्मली जो फ्रक्टोज होता है उसका सेकेंड नंबर के कार्बन का OH जो है वो बॉन्ड बना करके शुगर बनाता है, बॉन्ड बना करके शुगर किसका, सेकेंड नंबर का कार्बन का OH बनाता है। तो ये दोनों ही बिजी हो गए हैं, ये दोनों ही बिजी हो गए हैं, देखो दोनों कार्बन के OH आपस में बिजी हो गए हैं। अब नया यहाँ पर एडिशन कुछ भी नहीं हो सकता है, नया एडिशन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब नया एडिशन नहीं हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग जो है बोलते हैं सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जो है अब ये किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ ऐड नहीं होगा। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और ये क्या, क्यों नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फ्री कार्बन का OH है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। चूंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा साइन बना सकते हैं, सिंस क्या होता है, जो फ्री कार्बन का OH होता है वो किसमें इन्वॉल्व है, बॉन्ड फॉर्मेशन में खुद ही इन्वॉल्व है, खुद ही अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, वो फ्री नहीं है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। आगे देखें, आगे देखते हैं, नोट पॉइंट मैंने बनाया हुआ है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। क्यों रिड्यूसिंग हो जाएंगे भाई, मान लो ये एक मोनोसैकेराइड, इसको अलग से बना दो ऐसे, ये रिड्यूसिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आगे दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बना सकता है और ये फिर से आगे किसी दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे सो ऑन करके ये बार बार जो है कह सकते हैं मोनोसैकेराइड, एमएस मतलब मोनोसैकेराइड, ये बार बार मोनोसैकेराइड यूनिट्स के साथ में ऐसे जुड़ता जाएगा और ये क्या बना सकता है, पॉलीसैकेराइड बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। वही सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि आगे फर्दर ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये ऑलरेडी बिजी है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखो लैक्टोज और जो माल्टोज हैं, लैक्टोज एंड माल्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज को भी क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्यों रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर से आप लोग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके पास फ्री इंड है, ये नए केमिकल को ऐड कर सकता है। ठीक है, नए केमिकल को ऐड कर सकता है, इसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ये रिड्यूसिंग हो जाता है। ठीक है, ये क्या था, लैक्टोज था। वही माल्टोज की बात करते हैं, अगर हम लोग माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज में भी क्या होता है, देखो इसके पास फ्री इंड है, देखो इसके पास फ्री इंड है ना, ये आगे जो है नए मोनोसैकेराइड यूनिट्स को ऐड कर सकता है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक हिसाब से ये भी क्या हो जाता है, ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। ठीक, देखो नोट पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, मोनोसैकेराइड देखा, हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड देखा। ठीक है, अब इसके बाद जो है पॉलीसैकेराइड बचा हुआ है, इसके बाद पॉलीसैकेराइड बचा हुआ है, तो हम लोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड अपने आप में ही, ये समझ लो जितना मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में टाइम लगा उतना अकेले ही पॉलीसैकेराइड में टाइम लगने वाला है। ठीक, तो इसकी वजह से हम लोग जो है उसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं तक देखते हैं। कौन सा था, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। ठीक, तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड मैं आशा करता हूँ आपको समझा होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप आराम से भाई कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके साथ में ही जो है टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के अबाउट पोर्शन पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चैनल का क्या किसका टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और जितना भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सब का PDF नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और वहाँ पर जा आकर के आप पर्सनली जो है डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जो भी डाउट्स होता है आपको। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी को।